55 है, 55 से पढ़ेंगे। ठीक है, 55 से बताइए फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, बताइए क्या होगा। ग्रेनाइट नहीं है। हाँ, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ये ग्रेनाइट नहीं है, लेकिन फॉस्फोराइट है ग्रेनाइट नहीं। और फ्लोरापाइटाइट है और क्लोरापाइटाइट है। ये सभी जो है फास्फोरस का अयस्क, लेकिन ग्रेनाइट जो है ना फास्फोरस का अयस्क नहीं है। क्या हुआ। हाँ, तो फॉस्फोराइट का कौन सा अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है, फॉस्फोराइट है, प्यूरोपाइटाइट है, क्लोरापाइटाइट है। बोल रहा है ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा में एपेटाइट में पाई जाती है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा जो है ना एपेटाइट में पाई जाती है। ठीक है, इसके साधारण सदस्य कौन कौन है, तो फ्लोरो एपाटाइट CA5PO4 के होल 3 पर्याप्त। अगला क्लोरोएपेटाइट CA5PO4 3Cl। अगला है फास्फोराइट CA5PO4 3O4 OH। ठीक है, तो क्लोरोएपाइटाइट और फास्फोराइट है। आगे बोल रहा है फास्फोरस को हड्डी की राख या फास्फोराइट से प्राप्त किया जा सकता है। तो फास्फोरस को हड्डी की राख या फास्फोराइट से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बोल रहा है फास्फोरस का अप्रूव क्या क्या है, तो फास्फोरस का अप्रूव क्या है, तो इसका है लाल फास्फोरस जो है ना दिया सलाई में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिया सलाई में करते हैं। और श्वेत फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं, चूहा मारने में करते हैं श्वेत फास्फोरस का प्रयोग। और कार्बनिक फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पेड़नाशी में करते हैं। तो लाल फास्फोरस का बात करेगा तो दिया सलाई में, श्वेत फास्फोरस का बात करेगा चूहा मारने में, कार्बनिक फास्फोरस का बात करेगा पिरकनाशी में करते हैं। आगे बात कर रहा है तांबा मतलब कॉपर अयस्क बोल रहा है तांबा के मुख्य अयस्क निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, कॉपर ग्लास है Cu2s, कॉपर पायराइड्स है CuFeS2 और क्यू पायराइड Cu2O और माइकेलाइट क्या है CuOH के होल 2 CuCO3 है। तो तांबा का जो मुख्य अयस्क है ना कॉपर ग्लास है, कॉपर पायराइड्स है, क्यू पायराइट है, माइकेलाइट है। अब आइए नेक्स्ट पे। आगे है लोहा के बारे में बोल रहा है। लोहा का Fe होता है। लोहा का अयस्क कौन कौन है, हेमेटाइट है Fe2O3, मैग्नेटाइट है Fe3O4 और लोहा का एक तीसरा है सीडेराइट Fe3CO3। तो लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट किसका अयस्क है, तो लोहा का है। ठीक है, और लोहा में जो है ना लोहा का हेमेटाइट का बोलेगा Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4 और सीडेराइट का बोलेगा FeCO3 होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है एल्यूमिनियम का होता है Al, इसका अयस्क बोलेगा तो अयस्क एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है ना बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। बॉक्साइट का बोलेगा तो Al2O3 इंटू 2H2O, कोरंडम का Al2O3 और क्रायोलाइट का Na3AIF6 है। क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। हाँ 72 किलोमीटर वेग का अर्थ क्या होगा, जिसका आंसर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 72 गुना 5/18 से किया है तो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। 5/18 से ठीक कर दिया है मीटर। और आगे बोल रहा है कि वेग वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक से निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ना वेग कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि वेग किसको वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो बोल रहा है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ना वेग कहते हैं। और वेग कैसी राशि है, तो वेग ना एक सदिश राशि, याद रखिए वेग कैसी सदिश राशि है। और वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है वेग का ऐसा मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कौन सी भौतिक मात्रा, बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, क्या होगा, द्रव्यमान होगा। हाँ द्रव्यमान, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, द्रव्यमान है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु को अगर मापना रहेगा तो जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। और जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अगला है I बराबर mr स्क्वायर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक बोलेगा तो किलोग्राम भी होता है और आयतन का ऐसा मात्रक क्या है, तो घन मीटर होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बोलेगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम और आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो घन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है बोल रहा है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, बताइए गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होगा,
ई के बराबर 2 ई के बराबर 1/2 mv² होगा। हाँ, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ई के बराबर 1/2 mv²। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बोल रहा है गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा जो है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में बोल रहा है कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कार्य करने की क्षमता आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बोल रहा है कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, और तनी या दबी में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। और ऊंचाई पे रखे पत्थर की संचित ऊर्जा इत्यादि है। आगे बोल रहा है गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित, h त्वरण जो है ना, m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, h बराबर क्या होगा? हाइट मतलब ऊंचाई होगा। क्वेश्चन नंबर है 59। बताइए कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग करता है? लीवर करता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर करता है। लीवर पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। लीवर जो है ना, पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। हानिकारक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थ अविषाक्त पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्त पदार्थ अविषाक्त पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आगे बोल रहा अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं में कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है अमाशय में निकलने वाले जठर रस। अमाशय में निकलने वाले जठर रस के बारे में बोल रहा है, में एंजाइम होते हैं। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। आगे बोल रहा है कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताइए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। पहली का बात करेगा कौन है? पहली? यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो अग्नाशय, पहली बोलेगा यकृत, लीवर, जो एक साथ अंतःस्रावी मतलब नलिकाहीन इंडोक्राइन और बहिःस्रावी नलिका मुक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। आगे बोल रहा है इसमें अग्नाशी रस निकलता है। जिसमें 91.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। इसका जो pH मान होता है ना 7.5 से लेकर 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर रहा है किडनी। मतलब किडनी का क्या है? किडनी जो है ना, प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें अब अनावश्यक और अनुप्रयोग पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है किडनी का मतलब किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम यही होता है ना कि प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर उसको ना शुद्ध, किडनी क्या करता है? रक्त को शुद्ध बनाता है, अर्थात इसमें अनावश्यक और अनुप्रयोग मतलब जो प्रयोग नहीं रहता है ना पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा क्या करता है? शरीर के साथ बाहर निकालता है। जो मतलब पदार्थ ना मतलब अनावश्यक है उसका प्रयोग नहीं होगा, अनुप्रयोग है मतलब उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको क्या करता है? मूत्र के मार्ग से द्वारा बाहर निकालता है। आगे बोल रहा है ब्रिक मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है ना वो नेफ्रॉन होता है। इसमें बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी में जो बनने वाला जो पथरी कैल्शियम किसका बना होता है? जो पथरी होता है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 है मूल द्वारा वानस्पतिक परिवर्तन इसमें किसमें होता है? तो क्या होगा? हाँ, मूल द्वारा वानस्पतिक परिवर्तन किसमें होता है? तो स्वीट पोटैटो में होता है, स्वीट पोटैटो में। ठीक है,
आगे बोल रहा है कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन स्वीट पोटैटो में होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इपोमोया इपोमोया बतातास। ठीक है, इपोमोया बतातास। यह कोल्बोक्ल्यू के कुल का एक वर्षीय पौधा है और पर अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षीय व्यवहार कर सकता है। आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू जो है ना सोलेनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, आलू, और यह भूमिगत तना का क्या है, उदाहरण है आलू। आगे बोल रहा है भूमिगत तने का उदाहरण क्या क्या है, तो बताइए कंद जो है ना, कंद में कौन आता है, कंद का उदाहरण क्या है, ये बोल क्यों नहीं रही है, कंद का जो है ना, कंद में आलू आता है। घन कंद में क्या है, घन कंद में बंडा केसर जिमीकंद अरबी है। ठीक है, तो कंद में आलू, घन कंद में बंडा केसर जिमीकंद अरबी। प्रकंद में क्या है, तो हल्दी और अदरक है। प्रकंद में हल्दी अदरक है। सल्क कंद में क्या है, तो प्याज लहसुन लीली है। सल्क कंद में जो है ना प्याज लहसुन लीली है। ठीक है, अब आगे आइए। मेरा ना फोन चार्ज नहीं है, तो चार्ज लगाकर आराम से सुन। क्वेश्चन नंबर 61 है, बताइएगा कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, क्या होगा, लोहा नहीं होता है। ठीक है, बोल रहा है ना कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, लोहा नहीं होता है। हाँ, बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा प्राप्त नहीं, लोहा नहीं होता, लेकिन सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से लोहा तत्व प्राप्त नहीं होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा क्या होता है, निष्कर्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस यौगिक का अणु सहनती 40 है, बताइए किसका है, NaOH का। हाँ, NaOH का है। हाँ, किस यौगिक का अणु सहनती 40 है, NaOH का है। NaOH का अणु सहनती जो है ना 23 + 16 + 1 = 40 होगा। NaCl का अणु सहनती क्या है, 23 + 35.5 58.5 होगा। NCl का जो अणु सहनती होता है ना 23 + 35.5 मतलब 58.5 होगा। और CO का अणु सहनती क्या होगा, 40 + 16 = 56। और C2H4 का अणु सहनती क्या है, तो 2 × 12 + 4 × 1 बराबर, दोनों को जोड़कर 24 + 4 = 28। आगे NCl के बारे में बोल रहा है, NCl का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। NCl का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, NCl का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। तो बोल रहा है NaCl का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है। व्यापारिक नाम क्या है NaCl का, साधारण नमक होता है। ठीक है, तो NaCl का रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम क्लोराइड, व्यापारिक नाम बोलेगा साधारण लवण होता है। अगला NaOH, NaOH का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या होगा NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का ना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, NaOH का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। व्यापारिक नाम क्या है NaOH का, कास्टिक सोडा है। दरोगा बनना है तो ज्ञान बिंदु बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। NaOH को जो है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पता चलेगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है एग्जाम में। NaOH का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। व्यापारिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा है। ठीक है, कास्टिक सोडा। अगला CO का रासायनिक नाम क्या है, बताइए क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है। CO का जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड है। CO का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। व्यापारिक नाम क्या है CO का, बिना बुझा चूना है। हाँ, CO का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। व्यापारिक नाम क्या है, तो बिना बुझा चूना है। NCERT, एक और बुक NCERT 60 संग्रह है ना, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो बुक, अगर वो सब बुक है ना NCERT, SPD और लुसेंट ये, इसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बाकी प्रैक्टिस सेट, इससे फिर आगे कुछ पूछने वाला है ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि NCERT 60 संग्रह में इतना चीज़ दिया रहता है। नया वाला बुक आया तो और नया वाला तो बुक और हाईलाइट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, क्या होगा, 6.2। हाँ, कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है, 6.023 × 10⁻22 होता है। कितने अणु 1 मोल के बराबर, सॉरी एक नहीं गलत बोल दिया ना, A नंबर होगा ना, कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। 6.022 × 10⁻23 होगा। हाँ, 22 नहीं 23 होगा। कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23 होगा।
एक अणु का एक मोल जो है ना 6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। मोल धारणा, मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिससे इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितने शुद्ध कार्बन जो है ना 12, आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। बोल रहा है कि पहले तो क्वेश्चन का आंसर ये था कि कितने अणु एक मोल के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अब मोल धारणा के बारे में बोल रहा है कि मोल धारणा क्या है। मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन में क्या है 12, और आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। आगे बोल रहा है कि मोल का इकाई मान, मोल का जो मान होता है ना 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो मोल का जो इकाई मान होता है, मोल का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। 6.022 इंटू 10⁻23 को अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, ठीक है। 6.022 है ना गुणा 10⁻23 को क्या कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है कि मूल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों प्रतीक है। मूल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कब किया गया था, 1967 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, बोल रहा है पेस मेकर संबंधित है किससे, पेस मेकर। पेस मेकर जो है ना ये हृदय संबंधित है। पेस मेकर क्या है, हृदय संबंधित है। पेस मेकर हृदय संबंधित है। आगे बोल रहा है हृदय मतलब हार्ट, यह एक हृदय वरण मतलब जो है ना पेरेनकार्डियम मतलब हृदय के बारे में बोल रहा है। यह हृदय वरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है। हृदय, इसका भार कितना ग्राम होता है, हृदय का भार 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। हृदय जो है ना हृदय वरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है। हृदय का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा व्यस्त अंग है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है, क्योंकि हृदय नहीं धड़केगा तो क्या होगा, आदमी जब बच ही नहीं पाएगा। तो सबसे बेस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा काम यही करता है। तो सबसे बेस्ट अंग कौन सा है, तो हृदय है। आगे है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को ना कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो कोरोनरी धमनी किसको बोलेंगे, क्या करता है उसको, ये जो है ना हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को जो क्या कहते हैं, हाँ हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को ना कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है, मतलब हार्ट अटैक आता है, इसी कारण आता है। समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है बताइए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार दरोगा में कहीं पूछा था। समान मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 मिलीमीटर HG होता है। और सिस्टोलिक का बात करें क्या होगा, सिस्टोलिक होता है 120 होता है, डायस्टोलिक क्या होता है 80 होता है। 120/80 है ना, तो उसमें 120 क्या है, सिस्टोलिक है। और डायस्टोलिक का बात करें तो 80 होता है। रक्त मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर है, ठीक है। रक्त मापने वाला यंत्र क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो देखिए कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है स्वतंत्र रूप से, तो क्या होगा, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन है, ठीक है। थायरोक्सिन और एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आगे बात कर रहा है मस्तिष्क का, ठीक है। मस्तिष्क का बात कर रहा है, बोल रहा है मस्तिष्क मतलब ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम का में बंद रहता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है किस में बंद रहता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क रहता है ना, मनुष्य का जो मस्तिष्क है अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है, 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। अगला सेरिब्रम के कार्य। सेरिब्रम के कार्य क्या क्या है, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम का जो कार्य है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी, चिंतन का केंद्र होता है सेरिब्रम। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं से इनके विश्लेषण एवं समन्वय होता है। सेरिब्रम में क्या क्या होता है ना, जो भी हम इच्छा शक्ति करते हैं ना, जो बुद्धिमत्ता होता है, स्मृति होता है, इच्छिक गतियों होता है, ज्ञानवाणी होता है, ये सभी जो कि चिंतन का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में सारा काम होता है। अगला थैलेमस का कार्य क्या क्या है, तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है। तो थैलेमस का काम क्या होता है बताइए, थैलेमस का काम, यह दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का, हाँ थैलेमस का जो काम होता है यह दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का काम करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है,
यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है। आगे बोल रहा है पोस्टीरियर, तो हाइपोथैलेमस का जो काम है ना, यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर प्यूटिट्री ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। पोस्टीरियर से पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इसे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप, ठीक है, नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस ही होता है, ठीक है। हाँ, भूख जो होता है ना, भूख, प्यास, ताप, जो मतलब नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि जो केंद्र होता है ना, सारा काम यही करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और रक्तदाब जो है ना, रक्तदाब मतलब प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होता है। मतलब क्या क्या होता है? भूख, प्यास, ताप, नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। और जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि जो है ना, इसी में नियंत्रण। गुस्सा आएगा तो हाइपोथैलेमस का कहीं काम होता है। अगला सेरिबेलम का क्या कार्य क्या होता है? सेरिबेलम, एक था सेरिब्रम था, एक है सेरिबेलम। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो बताइएगा शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? सेरिबेलम, ठीक है। शरीर को संतुलन बनाए कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है, ठीक है। एवं ऐच्छिक पेशियों के हाँ बोलिए। जैसे कि पी लेता है तो उसका सेरिबेलम ही खराब हो जाता है ना। हाँ वही होता है। हाँ सही, क्योंकि शरीर को संतुलन बनाने में काम कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान में संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है, ठीक है। अगला ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ग्राफ, ठीक है। ईईजी का फुल क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइएगा मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ईईजी का, ना कि ईसीजी का। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। हाँ, एक होता है ईसीजी होता है, वो कार्डियोग्राफी मतलब जो है ना हृदय के लिए। हाँ, हृदय के लिए होता है, वो होता है हृदय के लिए। ये होता है मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क से जब बात करेगा ना ईईजी होगा, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। लेकिन ईसीजी का बात करेगा तो हृदय हो जाएगा, ठीक है। आगे फेफड़ा मतलब लंग्स। फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा तो दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। तो फेफड़ा बोल रहा है कि फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है ब्रिक मतलब किडनी। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रिक है। इसका वजन जो है ना 140 ग्राम का होता है। तो ब्रिक का जो वजन कितना होता है? 140 ग्राम का होता है। किडनी का जो वजन होता है, इसके दो भाग होते हैं। किडनी का ना दो भाग होता है। एक बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, याद रखिएगा। किडनी का ना दो भाग होता है। बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। प्रत्येक ब्रिक जो है ना, प्रत्येक ब्रिक का लगभग जो है 1 लाख, कितना, इकाई दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है। तो प्रत्येक ब्रिक का लगभग 1 करोड़ 30 लाख ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जो है ना ब्रिक लगभग कितने ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है? 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है। और जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है नेफ्रॉन ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई होती है। ब्रिक का जो कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है। आगे बोल रहा है प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा संरचना होती है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन में ना एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। आगे आइए। हाँ देखिए, पेस मेकर के संबंधित क्या था ना, तो पेस मेकर जो था ना ये हृदय संबंधी था। और ये पूरा एक बार में देखिए रिपीट कर देते हैं। पेस मेकर क्या था ना, पेस मेकर हृदय संबंधी था। हृदय क्या होता है? हृदय जो है ना हृदयवरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है, ठीक है। और हृदय का जो भार होता है ना 300 ग्राम का होता है, ठीक है। आप पूछेगा सबसे व्यस्त अंग जो है मनुष्य का कौन सा होता है? तो हृदय होता है, ठीक है। और आगे है कि हृदय की जो है ना, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं, ठीक है। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने का हृदय घात होता है। मतलब इसमें अगर कुछ रुकावट होगा ना तो हृदय में तो क्या होगा? हृदय मतलब हार्ट अटैक आता है। और समान मनुष्य का जो रक्तदाब होता है ना 120/80 होता है, मिलीमीटर HD होता है। तो सिस्टोलिक होता है 120 होता है, और डायस्टोलिक होता है जो 80 होता है। और रक्तदाब मापने वाला यंत्र जो होता है ना स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन है, ठीक है। और अगला है मस्तिष्क के बारे में बोल रहा था। मस्तिष्क जो है ना, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल मतलब क्रेनियम का बना होता है।
क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, अस्थियों का जो खोल होता है, किस में बंद रहता है? तो क्रेनियम में बंद रहता है, क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो वजन होता है ना 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। 1400 ग्राम का। आगे था पॉइंट था सेरिबेलम का काम क्या होता है? तो सेरिबेलम का जो काम होता है ना, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या होता है? तो सेरिबेलम होता है, ठीक है। और सेरिबेलम क्या करता है कि बुद्धि, मतलब जो भी बुद्धिमत्ता होता है, स्मृति होता है, इच्छा शक्ति जो व्यक्त होता है, ऐच्छिक गतिविधियाँ होता है, ज्ञानवाणी होता है, चिंतन का जो केंद्र होता है ना, सब सारा काम किस में होता है? सेरिबेलम में होता है। तो क्या क्या होता है? बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञानवाणी, चिंतन का जो केंद्र होता है सेरिबेलम होता है। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं को इसमें विश्लेषण का एवं समन्वय होता है, ठीक है। और आगे है कि थैलेमस का काम क्या है? तो थैलेमस का जो काम होता है यह दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है, ठीक है। थैलेमस का पूछेगा कि दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का जो हाँ कौन काम करता है? थैलेमस काम करता है, ठीक है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या था? यह संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। कौन सा है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह जो है ना हाइपोथैलेमस का क्या होता है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा जो होता है हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। और रक्तदाब जो है ना, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी जो भी काम होता है ना, सारा हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। आगे था सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम का जो काम होता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर को संतुलन बनाए कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है। एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कारण को संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। आगे था ईईजी। ये क्या करता है? जब ईईजी का बात करेगा तो मस्तिष्क को क्या करता है? पता लगाने, मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईईजी। जब ईसीजी आएगा तो हो जाएगा हृदय, ईईजी आएगा तो हो जाएगा मस्तिष्क। अगला था फेफड़ा। फेफड़ा क्या है ना? फेफड़ा हाँ इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ होता है। ईईजी का बोलेगा तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, ईसीजी का बोले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। और अगला है फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा दो प्रकार का होता है, ठीक है। फेफड़ा दो प्रकार गैसीय पदार्थ कार्बन से डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिससे बाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर अब है 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे बोल रहा है कि सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों में कौन हमें बचाती है? बताइए कौन बचाएगा हमें? O3 मतलब ओजोन बचाता है, ठीक है। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है? O3 मतलब ओजोन बचाता है। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से ओजोन हमें बचाता है। ओजोन O3 यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रे को दुष्प्रभाव से बचाती है, ठीक है, ओजोन। आगे बोल रहा है कि सूर्य जो है ना एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो है ना 71% है, ठीक है, सूर्य में। और हीलियम कितना 26.5% है। अन्य तत्व कितना 2.5% होता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है ना क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है, कोर, ठीक है। जिसका जो ताप होता है ना 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जो सूर्य का जो क्रोड होता है ना उसका जो ताप होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे बोल रहा अंदर का टेम्परेचर हाँ बोलिए। केंद्र का टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का बात करेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000। हाँ। आगे बोल रहा है हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का क्या करता है? नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है। हैंस बेथ ने बताया था कि 10⁻7 जो डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है ना सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक क्या करता है? हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? क्या होगा? 8 मिनट 16 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। आगे है बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? बताइए, बांध के जल में या 500 सेकंड भी हो सकता है राहुल जी। तो बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बांध के जल में भी पढ़े थे ऊपर ना
इस बांध के जल में जो है ना स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और अगला ऊर्जा मतलब एनर्जी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ना उस वस्तु क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब क्या है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या है? जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा कार्य यांत्रिक करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, क्या शक्ति कहते हैं। जी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब क्या है? जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ऊर्जा जो होता है ना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन ऊर्जा होता है? एक गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो बोल रहा है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, हाँ, जो क्षमता आता है ना, उसे उस वस्तु क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगा। ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv² होगा, ठीक है। अगला स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था मतलब स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। गुरुत्व बल के जो विरुद्ध होता है ना, संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। मास इंटू ग्रेविटेशनल और इंटू हाइट पढ़े थे ना, जहाँ पे m बराबर द्रव्यमान होता है, g बराबर गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, h बराबर क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 है। बोल रहा है पुष्प में द्वि निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी क्या है? बताइए। त्रिगुणित हो जाता है। हाँ, त्रिगुणित हो जाती है। त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर सी। ये सी नंबर ना, ये नंबर, हाँ कभी बोलते हैं सी नंबर, ये नंबर सी नंबर ना है, सी है। वही तो बोल रहा है। पुष्प में द्वि निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? त्रिगुणित होती है, ठीक है। बोल रहा है पुष्प में द्वि निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये 3x भ्रूण पोषण के केंद्र से बनता है। जिस जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मविद भ्रूण पोषण के समान व्यवहार करता है, अतः इसे यह अनुगुणित होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणित होती है, क्योंकि ये 3x भ्रूण पोष केंद्रक से बनता है। जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मविद भ्रूण पोष के समान व्यवहार करता है, अतः इसमें यह अनुगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है क्या? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, न्यूक्लियस करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है, न्यूक्लियस करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण न्यूक्लियस करता है, ठीक है। आगे बोला न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। ये राइबोसोम मतलब आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना होती है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला है कोशिका, जो है ना, कोशिका मतलब सेल, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एस्टोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया। तो बताइए कौन सा वैज्ञानिक था पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था? कौन था? एंटोन वॉन था, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था ना, हाँ, उसी का पूरा नाम है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हाँ, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, 1665 में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले जो है ना अंग्रेज का वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा खुद की है। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी है?
माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा की है, ठीक है। हाँ, आगे है सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। हाँ, सबसे छोटी का बात, माइकोप्लाज्मा। हाँ माइकोप्लाज्मा, हाँ। अगर सबसे छोटी का बात करेगा ना तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, और सबसे लंबी कोशिका का बात करेगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका का बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका होती है। आगे बोल रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में मैथियस लाइडेन और थिएडर स्वान ने दिया था। हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो पहली बार जो है ना रडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया था ना कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें क्या बोले? ये कौन बोला था कोशिका विभाजन होती है? और हाँ, रडोल्फ विर्चो बोला था, 1855 में स्पष्ट किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है, कौन कौन है? तो पहला है ना कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, ये मुख्य बातें था। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो पहला पॉइंट था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विभवांतर मापा जाता है किससे? बताइए विभवांतर। वोल्टमीटर से। हाँ, विभवांतर जो मापते हैं ना वोल्ट मीटर से मापते हैं वोल्ट विभवांतर। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। आमीटर, आमीटर क्या करता है? इसका उपयोग विद्युत धारा में करते हैं। विद्युत धारा में किसका उपयोग करते हैं? आमीटर का, ठीक है। आमीटर का। हाँ, तो जब विभवांतर का बात करेगा तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, लेकिन विद्युत धारा का बात करें तो आमीटर से मापते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बोल रहा है कि इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत आमीटर जो है, हाँ, आमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? मीटर रहता है श्रेणी क्रम में। हाँ, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर समांतर क्रम। अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर जो है ना ये इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों से विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 70 है, बताइएगा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? क्या होगा? विद्युत मोटर। हाँ, विद्युत मोटर है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर है, ठीक है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर बोल रहा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या जो है ना 23/4/2008 क्वेश्चन नंबर 59 में उत्तर में स्पष्ट किया गया था, ये सारा दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 71 से कल कंप्लीट करेंगे क्या? ठीक है ना, 71 से कल कंप्लीट कर लेंगे, 71 से।